मैं रिजवान असद और आप देख रहे हैं नशे में न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ मौलाना शाह फजलुर रहीम मुजाहिद साहब जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दारुल उलूम सबील इरशाद में और हम मौलाना से ये पूछेंगे कि किस सिलसिले में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे और क्या क्या प्रोग्राम है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसका मकसद ये है कि यहाँ हम लोग हमारा एक बोर्ड की तरफ से जो जिम्मेदारान हैं वो दो रोज़ से यहाँ पर थे और उनका आने का मकसद ये था कि हमने तमाम अलग अलग कमेटियाँ यहाँ पर जो 2 रोज़ का प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए अलग अलग कमेटियाँ तश्कील दी यहाँ के लोगों ने और हमने हमारी भी राय उसमें शामिल रही और दूसरों की राय को भी। ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के बारे में आप बात की क्या वही दूसरे मसले के बारे में आप बात? जाहिर है कि इसका एजेंडा तो बड़ा है और उसमें तमाम एजेंडे पर गुफ्तगू होगी। उसमें एक बहुत अहम एजेंडा और इम्पोर्टेंट एजेंडा वक्फ बिल भी होगा, उस सिलसिले में भी डिस्कशन होगा और हमने जेपीसी में भी अपनी राय दी है और तमाम मेंबरान पार्लियामेंट को भी इस सिलसिले में हमने मेमोरेंडम दिए हैं। अब हुकूमत से और गवर्नमेंट से हम ये उम्मीद करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी बात का पूरा ध्यान देगी। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से भी मुलाकात की? नहीं, हमने चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की है और नीतीश कुमार जी से मुलाकात के बारे में हम कोशिश कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू से आप जो मुलाकात की है उसका नतीजा क्या निकला है और उन्होंने क्या आपको वादा किया है कि इस बिल को पार्लियामेंट में रखेंगे? नतीजा तो बाद में मिलेगा जब लेकिन उन्होंने ये यकीन दिलाया है कि हम इस बारे में पॉजिटिवली सोचेंगे, इसलिए कि हमारा मानना यह है कि चंद्रबाबू नायडू अक़लियतों के बारे में, माइनॉरिटीज़ के बारे में उनकी सोच बहुत पॉजिटिव है और वो जायज़ जो मुतालबात हैं, जायज़ डिमांड है उसको कबूल करते हैं। और मैं समझता हूँ कि तकरीबन 50 मिनट की मुलाकात के दौरान जो डिटेल में उनको समझाया गया बिल के बारे में तो उन्होंने बहुत संजीदगी से सुना और उनकी सोच हमारे बारे में पॉजिटिव है। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या ऐसे पॉइंट्स हैं या क्या ऐसा होने वाला है कि जिससे हम डर रहे हैं और वक्फ बोर्ड को क्या नुकसान होगा, इससे कौम को, मिल्लत को क्या नुकसान होगा? देखिए, हमें डर नहीं है, हमें ये है कि हमारा जो मकसद है वक्फ का वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में सेंसिटिव हैं, इसलिए कि हमारा मजहबी मामला है। मजहबी मामलात में हुकूमत, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि मजहबी मामलात में गवर्नमेंट को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अब मसला ये है कि आज तक जितने बिल आए हैं वो वक्फ को क़ुव्वत बख्शने के लिए आए हैं, वक्फ को मजबूत करने के लिए आए हैं। ये मामला वक्फ को कमज़ोर करने के लिए लाया गया है। ये बिल मिसाल के तौर पर वक्फ बाय यूज़र है, 50% के लगभग प्रॉपर्टीज़ वक्फ बाय यूज़र में है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि किसने वक्फ किया। मुसलमान उसको यूज़ कर रहे हैं, वो कहते हैं वक्फ बाय यूज़र ख़त्म हो जाएगा। तो सैकड़ों मस्जिदें, सैकड़ों मदरसे, सैकड़ों हमारी चैरिटी के इदारे। हिंदुस्तान में लगभग कितनी आमदनी होगी अगर वक्फ बोर्ड सही हमारे हाथ? इसका कैलकुलेशन अभी हमारे पास नहीं है। ये कहता जाता है कि डिफेंस के बाद और रेलवे के बाद सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है और इसके सबसे ज़्यादा आज जो एनक्रोच हैं, पकड़े हुए हैं, मुसलमान लीडर हैं। ये गलत है, ये गलत। और जो इन्फॉर्मेशन जाके देखे हैं हुकूमत, हिंदुस्तान की हुकूमत को वक्फ बोर्ड के खिलाफ कुछ चंद मुसलमान अफराद ने दिया है। ऐसा है कि ये नैरेटिव बनाया जाता है, एक अपनी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने की नैरेटिव बनाया जाता है। ये गलत नैरेटिव है कि मुसलमान एनक्रोचर हैं, ये गलत नैरेटिव है। अनवर मालपाड़ी की रिपोर्ट आप कर्नाटका में पढ़ी है, देखी है, सुनी है? देखिए, अभी डिटेल में बात नहीं कर सकते हम आपसे, लेकिन ये जो नैरेटिव बनाया जाता है ये हमारे खिलाफ बनाया जाता है। कोई बात कहना होती है उससे पहले एक माहौल बनाया जाता है, फिर वो बात कह दी जाती है, लोग समझते हैं कि ये बात सच्ची, ये गलत है। हज़रत, और एक चीज़, ये वक्फ बोर्ड के मामले में, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के बारे में हमारी गलती है कि हम हमारे प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर नहीं किए, हमारे प्रॉपर्टीज़ के पूरे कागजात ठीक नहीं हैं और हम वक्फ बोर्ड क्या है हम किसी को सीधा एक्सप्लेन नहीं किए, किसी को मालूम नहीं है वक्फ बोर्ड क्या है। लोग डर रहे हैं कि आज मुसलमान वो प्रॉपर्टी बोल रहे हैं वक्फ बोर्ड। अभी मसलन अभी कुछ नोटिस भी शाया हुए हैं, कर्नाटका में भी होके हैं और बाहर भी हिंदुस्तान में, मुल्क में होके हैं, जिससे बीजेपी की मुखालिफत हो रही है कि मुसलमान हर प्रॉपर्टी हमारी बोल रही है। तो इससे ये गलत है। एक प्रोसीजर है वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन का। जब वक्फ बोर्ड में कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर होती है
तो जो आदमी वक्फ़ करता है पहले वो ये साबित करता है कि वो उसका मालिक है, और फिर वो एप्लीकेशन देता है कि मैं इसको वक्फ़ में रजिस्टर करना चाहता हूँ। तो पहले उसका टाइटल क्लियर होना चाहिए। टाइटल में डिस्प्यूट है तो वक्फ़ बोर्ड में प्रॉपर्टी या वो चीज़ वक्फ़ बोर्ड में रजिस्टर नहीं हो सकती, नंबर 1। नंबर 2, जब टाइटल डिक्लेयर होता है कि हाँ टाइटल में कोई डिस्प्यूट नहीं है, उसके बाद फिर गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है नोटिफिकेशन कि भाई किसी को इस सिलसिले में कोई एतराज़ है। अगर किसी को कोई एतराज़ नहीं है, महीने 2 महीने का जो भी टाइम मिलता है, उसके बाद में फिर गज़ट नोटिफिकेशन निकालती है गवर्नमेंट। ये एक प्रोसीजर है उसका। तो ये कह देना कि मुसलमानों ने जहाँ हाथ रख दिया वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो गई, ये गलत है, बिल्कुल वक्फ प्रॉपर्टी नहीं। ये भी एक आप इसकी क्लैरिटी दे दीजिए कि वक्फ कौन कर सकता है? वक्फ खाली मुसलमान कर सकते हैं? देखिए, मुस्लिम कर गैर मुस्लिम भी वक्फ चैरिटी के लिए कर सकता है, मुसलमान के लिए, मुसलमान के लिए कर सकता है। अच्छा। लेकिन उसका रन भाई मुस्लिम ही होगा एक तरीके से। अल्लाह के नबी के ज़माने में भी यहूदियों ने प्रॉपर्टी को अल्लाह के नबी ने दी थी, अल्लाह के नबी ने उसको वक्फ किया। तो जेपीसी के कितने मेंबर्स एमपीज़ को मिले हैं? क्या आप हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को मिलने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे? क्या प्रोग्राम है आपका? हमारा ये भी प्रोग्राम है हमारा कि हम ज़रूर वज़ीर आज़म से मिलना चाहेंगे, और हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी मिलने की दरख्वास्त दी थी, और अभी ये इसका जवाब आया कि अभी वो मसरूफ़ है, मुलाकात नहीं हो सकती है, लेकिन हम फिर दोबारा कोशिश करेंगे। 2 दिन बेंगलुरु में क्या इजलास होने वाला है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड लॉ की, तो क्या है आपकी अपील बेंगलुरु में? आप 2 दिन जो 20 पर 3 और 20 पर 4 आवाम के लिए, 20 पर 3 20 पर 4 को जो आप इधर प्रोग्राम रख रहे हैं, पब्लिक मीटिंग रख रहे हैं, जो आवाम को बुला रहे हैं, उसका मकसद क्या है? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी एनुअल मीटिंग किसी भी बड़े शहर में रखता है। इस साल ये डिसाइड हुआ है कि ये मीटिंग अब 23 और 24 तारीख को बेंगलोर में होगी, और इसी दारुल उलूम सबील रशाद के कैंपस में होगी। पब्लिक मीटिंग 24 खुद्दूसा ईदगाह में होगी। इसमें हमारा एक एजेंडा है, जो भी डिटेल एजेंडा है वो अभी मेंबरों को दिया जाएगा। उसमें एक एजेंडा वक्फ अमेंडमेंट बिल भी है, उस पर पूरी डिस्कस होगी। जो भी डिसाइड होगा वो आपको बताया जाएगा। हज़रत, बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रत का ये कहना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मीटिंग बेंगलुरु में 24 नवंबर को रहेंगे, उसके बाद एक प्रोग्राम 23 और 24 को, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे, और वज़ीर आज़म को भी इस वक्त अमेंडमेंट बिल से मुलाकात करके इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। मैं रिजवान हसन 20 तारीख को ख़वातीन का भी इजलास होगा। मैं रिजवान हसन